आज हम वर्णमाला देखेंगे। वर्णमाला स्वर एवं व्यंजन में विभाजित होती हैं। हिंदी वर्णमाला में मानक हिंदी भाषा के भीतर 13 स्वर माने गए हैं। इन 13 स्वरों को आज हम सर्वप्रथम देख लेते हैं। अ, आ, ई, उ, ऋ, ए, ऐ, ओ, औ, अह। इसके साथ साथ ए और औ, इन दोनों स्वरों का भी प्रयोग हिंदी भाषा के भीतर हो रहा है, किंतु यह शब्द मूलतः इन स्वरों का प्रयोग मूलतः अंग्रेजी शब्दों के लिए होता है। अतः मानक हिंदी वर्णमाला के भीतर इनका स्थान नहीं है, परंतु वर्णमाला के भीतर मानक भाषा या राजभाषा हिंदी के रूप में जो स्वर मौजूद है वह 13 स्वर है। आगे व्यंजन। जिन वर्णों के उच्चारण के लिए स्वरों की सहायता ली जाती है उन्हें व्यंजन कहा जाता है। इसका अर्थ यह हुआ कि व्यंजनों का उच्चारण बिना स्वर के नहीं किया जा सकता। इनके उच्चारण में हवा के मार्ग में कुछ रुकावट होती है। व्यंजन अपने उच्चारण के स्थान के आधार पर मुख्यतः 3 भागों में विभाजित होते हैं। पहला है स्पर्श व्यंजन, फिर अंतस्थ और ऊष्म व्यंजन। स्पर्श व्यंजन यानी जिन अक्षरों अथवा वर्णों को उच्चारण के समय जिह्वा यानी जीभ मुख के विभिन्न भागों को जैसे कंठ, तालु, मूर्धा और दांत तथा होठ आदियों को स्पर्श करती है, उन्हें स्पर्श व्यंजन कहा जाता है। स्पर्श व्यंजनों में कुल 27 वर्ण आते हैं। उन्हें इस प्रकार से बांटा जा सकता है। प्रथम है क वर्ग, क, ख, ग, घ, अंग। इन्हें कहा जाता है कंठ्य व्यंजन, क्योंकि इनका उच्चारण कंठ से होता है। च, छ, ज, झ, ञ। इनके उच्चारण के वक्त मूर्धा से आने वाले यह स्वर है, अतः इन्हें मूर्धन्य कहा जाता है। ट, ठ, ड, ढ, ण। इनके उच्चारण के समय हमारी जीवा तालु से स्पर्श करती है, अतः इन्हें तालव्य कहा जाता है। त, थ, द, ध, न। इनके उच्चारण के समय हमारी जीवा दांत को स्पर्श करती है, अतः इन्हें दंतव्य कहा जाता है। प, फ, ब, भ, म। इनके उच्चारण के समय हमारे दोनों होंठ एक दूसरे से स्पर्श करते हैं, अतः इन्हें ओष्ठ व्यंजन कहा जाता है। य, र, ल एवं व यह अंतस्थ व्यंजन है, या जिन्हें सेमी वोवल्स भी कहा जाता है। इन अक्षरों के उच्चारण में जिह्वा मुख के विभिन्न भागों को पूर्ण रूप से स्पर्श नहीं करती है, अतः उन्हें अंतस्थ कहा जाता है। अंतस्थ वर्ण या अंतस्थ व्यंजन की मात्रा संख्या 4 है। य, र, ल एवं व। ऊष्म यानी गरम। जिन वर्णों के उच्चारण से मुख में रगड़ खाकर हवा बाहर निकलती है या हल्के से सीटी जैसी आवाज़ निर्माण होती है, और अगर हम अपने हाथों को होठों के पास लेकर जाएंगे तो एक गर्मी आप महसूस कर सकते हो, गर्मी पैदा होती है। उन वर्णों को ऊष्म वर्ण कहा जाता है। इनकी भी संख्या 4 है। श, श, स और ह। आगे है संयुक्त व्यंजन। संयुक्त माने जब 2 व्यंजन आपस में मिल जाते हो और फिर एक नया रूप लेकर एक अलग व्यंजन निर्माण हो रहा हो, तो उसे संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। जैसे क्ष।
क्ष जो है वह आधा क और आधा षटकोण का श, इन्हें मिलकर क्ष बन रहा है। त्र, त और र इनके मिलाप से त्र बनता है। ज्ञ, ज और अंग्य इन्हें मिलकर ज्ञ बनता है, जिसे हम ज्ञान या विज्ञान लिखते समय इसका प्रयोग कर रहे हैं। और श्र, श्रावण, श्रवण, यह जो श्र है यह श और र के मिलने से निर्माण होता है। इसके अतिरिक्त ड और ढ जिनके नीचे नुक्ता लगाया गया है, यह भी ट वर्ग के ही यानी टालव्य के ही दो अलग व्यंजन हैं। तथा अरबी एवं फारसी भाषा से आए हुए कुछ शब्दों के लिए हम नुक्ता लगाते हैं शब्दों के नीचे। मानक वर्तनी के अनुसार अब तक ज और फ को ही नुक्ता लगाया जाता है, जैसे राज या जरा या फन। इस प्रकार के जो शब्द है इन्हें अरबी फारसी से आए हुए शब्द जो नुक्ता के साथ प्रयोग होते हैं। पंचमाक्षर अंग, ञ, ण, न और म। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, इनके अंत में आने वाले यह व्यंजन है। इनका जब हलंत रूप यानी आधा रूप, जब हम कोई भी व्यंजन आधा लिखते हैं तो उसके नीचे एक टेढ़ी रेखा खींचते हैं, उसे हलंत कहा जाता है। तो अपने वर्ग के किसी भी व्यंजन के पहले अगर यह हलंत रूप आता है तो इन व्यंजनों का परिवर्तन अनुस्वार में, यानी ऊपर जो हम बिंदी लगाते हैं उसमें हो जाता है। अब जैसे मैंने प्रथम शब्द लिखा है पंकज, तो हमें ध्यान देना है कि जिस शब्द पर भी बिंदी है उसके बाद आने वाला वर्ण, यानी पंकज में प पर बिंदी है, बाद आने वाला शब्द है क। क वर्ग के अंत में होता है क, ख, ग, घ, ङ। तो यह अंग जो है वह पंकज के भीतर बिंदी बनकर आ रहा है। वैसे ही मंच, बिंदी म पर है, बाद में आने वाला वर्ण च है, च, छ, ज, झ, ज्ञ। तो यहाँ पर जो ज्ञ है वहाँ मंच बनकर, या और शब्दों में झंडा, झंझा या मंचन, इस प्रकार के शब्दों के भीतर इसी का उच्चारण होता है। कंठ ण, ट, ठ, ड, ढ, ण। तो जो न है वह आधा ण यहाँ पर बिंदी बनकर कंठ के भीतर आ रहा है। सुंदर, बिंदी सु पर है, उसके बाद आने वाला व्यंजन द है, त, थ, द, ध, न। तो यहाँ आधा न है जो बिंदी बनकर पूर्ण रूप ले रहा है। कंपन, प, फ, ब, भ, म। तो म के ऊपर बिंदी है, क के ऊपर बिंदी है, और प जो है प वर्ग के अंत में म आ रहा है, अतः यहाँ पर आधा म है। कुछ शब्द मैंने नीचे लिखे हैं, उन शब्दों का वर्ण विच्छेद कर आप भी एक बार प्रयास कीजिए।
र व्यंजन का प्रयोग अलग अलग रूपों में होता है। इसके प्रयोग को समझ लेना आवश्यक है। र के मूल 4 रूप होते हैं। अब मूल रूप में र शब्दों के प्रारंभ में या मध्य में या अंत में भी प्रयोग किया जाता है, जैसे रथ, गरम, अगर, राजा, रानी, रूपाली, रमा आदि। यदि स्वर सहित र के पहले कोई स्वर रहित व्यंजन हो तो यह अपने से ही पहले व्यंजन के नीचे पदेन के रूप में, पदेन यानी एक टेढ़ी रेखा जो नीचे खींची जाती है, वह इस रूप में लगता है, जैसे क्रम, प्रदीप, प्रकाश। यहाँ पर आप देखोगे कि मैं एक व्यंजन का पहले उच्चारण करती हूँ और र का उच्चारण बाद में हो रहा है, जैसे प्रकार, प पहले बोला गया है, र बाद में बोला गया है। ग्रहण, ग पहले बोला गया है, र बाद में बोला गया है, तो इसे र का पदेन रूप कहा जाता है। अगर र स्वर रहित हो तो अपने से आगे वाले स्वरयुक्त व्यंजन के ऊपर लगता है। सी, अंग्रेजी सी के भांति वह शब्दों के ऊपर लगाया जाता है, इसे रेफ कहते हैं। और यहाँ पर र का जो उच्चारण है वह पहले होगा, र का स्वर आवाज़ पहले आएगी और अन्य व्यंजन की आवाज़ बाद में आएगी, जैसे पूर्ण। तो यहाँ पर र मैं पहले बोल रही हूँ, न बाद में बोल रही हूँ। वर्ष, र पहले बोला गया है, श बाद में बोला गया है। कर्म, र पहले बोला गया, म बाद में बोला गया, तो इसे कहा जाता है रेफ। पदेन का ही एक और रूप है जहाँ पर गोलाकार व्यंजनों के नीचे जिसका प्रयोग होता है। तो यहाँ पर गोलाकार व्यंजन पहले का उच्चारण पहले होता है और बाद में यहाँ पर जो र का रूप है वह उल्टे वी के भांति नीचे लगाया जाता है, जैसे ट्रक, ट्री, ट्रक, ड्रम, राष्ट्र, इस प्रकार से। तो यहाँ पर यह र के मूल 4 रूप हैं।